अगर इन्हीं स्लो वेव के ऊपर स्पाइक डेवलप हो जाए जो कि पैरासिम्पेटिक एक्टिविटी या मोर एंट्री ऑफ कैल्शियम आयन की वजह से हो, देन दे गिव राइज टू दी सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन, है ना, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन। बिकॉज ऑफ दीज स्पाइक थ्रेशोल्ड ब्रीच हो जाता है कि मिनिमम थ्रेशोल्ड यानी कि मिनिमम वोल्टेज चेंज, जैसे कि यहाँ पे इस डायग्राम में देख सकते हैं, स्पाइक की वजह से क्या होता है, वो स्लो वेव जिसके ऊपर स्पाइक हो, और जितने ज्यादा स्पाइक होंगे उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन। ये तो ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है ना। अगर मान लीजिए आपसे मैं कहूं कि आपको पेरिस्टाल्सिस कराना है यहां से डोडनम से लेके आइलियम तक, तो आप क्या कहेंगे कि साहब क्योंकि ये स्वीपिंग कॉन्ट्रैक्शन है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, इतना जबरदस्त हो रहा है कि मोटिलिटी एक पूरे सेगमेंट, पूरे इंटेस्टीन में हो रही है, खाली सेगमेंट में नहीं हो रही। इसका मतलब क्या होगा, पोटेंशियल तो होगा, स्पाइक होगा, लेकिन इतना ज्यादा स्पाइक होगा कि वो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन हो जाए, स्वीपिंग वेग बन जाए, समझा है ना। तो इसलिए जितने ज्यादा स्पाइक होंगे स्लो वेव के ऊपर उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होगा, सिंपल सी बात है। और स्पाइक होने से फायदा क्या होता है कि थ्रेशोल्ड ब्रीच हो जाता है, क्योंकि स्लो वेव अकेले, जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, अकेला जो स्लो वेव है वो थ्रेशोल्ड नहीं ब्रीच कर पा रहा, थ्रेशोल्ड तक नहीं रीच करा पा रहा। थ्रेशोल्ड क्या होता है, इट इज द मिनिमम वोल्टेज चेंज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एक्शन पोटेंशियल, कि कितना मिनिमम वोल्टेज चेंज हो मेम्ब्रेन पे कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाए। एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, दीज आर एब्सोल्यूट चेंज इन दी मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ये सब मैं वर्ड आपको सेंसिटाइज कर रहा हूं, अभी मैं आपको देखिए एक्शन पोटेंशियल नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि वो दूसरा टीचर आपको पढ़ाएंगे, मैं आपको सिर्फ वर्ड्स आपके दिमाग में डाल रहा हूं कि थ्रेशोल्ड एक चीज होती है कि एक्शन पोटेंशियल एब्सोल्यूट चेंज इन दी मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, ओके उसकी वजह से स्ट्रॉन्ग मैकेनिकल एक्टिविटी होगी। एक्शन पोटेंशियल के लिए शर्त क्या है, प्री रिक्विजिट क्या है, कि थ्रेशोल्ड शुड बी ब्रीच। एंड व्हाट इज थ्रेशोल्ड, इट इज द मिनिमम वोल्टेज चेंज, कि कितना मिनिमम वोल्टेज चेंज, हिंदी में बोले कि कितना न्यूनतम वोल्टेज चेंज हो मेम्ब्रेन में के थ्रेशोल्ड पहुंच जाए। थ्रेशोल्ड पहुंचते ही एक्शन पोटेंशियल होता है, बिना थ्रेशोल्ड पहुंचे एक्शन पोटेंशियल नहीं हो सकता, कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि स्लो वेव थ्रेशोल्ड के नीचे रहता है, क्योंकि वो ऑसिलेटिंग चेंज है, रेस्टिंग फेज में है, रेस्टिंग तो, लेकिन वो छोटे छोटे एक्टिविटी में कॉन्ट्रैक्शन कराता है, दोज आर वीक एक्टिविटी, वो वीक होता है ना। तो ये चीज एकदम बेसिक यू शुड नो, है ना। एंड व्हाट आर दी सेल्स which produce basic electric rhythm of the slow wave activity? Your answer should be interstitial cells of Cajal, not Kajal, interstitial cells of Cajal. ओके तो ये चीज भी हम आपको फिर से रिवाइज कराते हैं, रिवाइज कराते हुए आगे बढ़े। प्लेक्सिस, माइंट्रिक प्लेक्सिस, जैसी मैं आपसे कहूं जीआईटी में प्लेक्सिस, आपके दो ही दिमाग में वर्ड आने चाहिए, माइंट्रिक माइसनस प्लेक्सिस, माइंट्रिक माइसनस प्लेक्सिस, प्लेक्सिस प्लेक्सिस प्लेक्सिस। एंड व्हाट इज प्लेक्सिस? Plexus is the interconnected network of the ganglion of the neurons. I hope everybody knows that the mayentric and the myasthenic plexus, it is made up of 100 million neurons and the cell bodies of these neurons are connected with each other. ये तारों का जंजाल है ना। तो ये तारों का जंजाल पूरी जीआईटी में फैला हुआ है, ये मदद करता है आपकी जीआईटी की एक्टिविटी के लिए। जीआईटी की एक्टिविटी क्या है, फंक्शंस क्या है, या तो डाइजेशन है या एब्जॉर्प्शन है या मोटिलिटी है। तो ये मोटिलिटी, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन में मदद करता है प्लेक्सिस, है ना। अब तो वन इज माइंट्रिक बिटवीन आउटर लॉन्गिट्यूडिनल इनर सर्कुलर एंड वन इज माइसनस प्लेक्सिस। अगर बेसिक फंक्शन अगर अलग अलग पूछे तो हमेशा याद रखिएगा माइंट्रिक प्लेक्सिस मोटिलिटी, माइंट्रिक है ना, माइंट्रिक मोटिलिटी, ओके इट इज मोटर, है ना। तो इट इज एक्साइटेटरी टू द मोटर एक्टिविटी, मोटर यानी मूवमेंट, है ना, मूवमेंट, जब आप मोटर ऑन करते हैं देयर इज मूवमेंट, है ना। तो इट इंक्रीजेस द टोन, इंटेंसिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन। ये बेसल टोन बढ़ा देता है, इंटेंसिटी, स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा देता है ना, फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। This means माइंट्रिक प्लेक्सिस मोटा मोटी इट इज रिलेटेड टू द मोटिलिटी। बट हाउ आर द माइसनस प्लेक्सिस की एक्टिविटी जो होती है, जब भी वहां से न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं तो इट कंट्रोल्स द सिक्रीशन, फ्लो ऑफ द ब्लड एंड एब्जॉर्प्टिक एक्टिविटी, है ना। और ये सबम्यूकोसल कॉन्ट्रैक्शन जब कराता है, बिकॉज ये माइसनस प्लेक्सिस सबम्यूकोसा में है, तो इनफोल्डिंग हो जाती है ना, इनफोल्डिंग क्रिप्स टाइप के बन जाते हैं इन दी सबम्यूकोसा, ओके। और जब मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था न्यूरोट्रांसमीटर वर्ड अगर जब भी याद आए जीआईटी में, तो आप देखेंगे कि एक्साइटेटरी होंगे या इनिबिटरी होंगे। एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर में आपको कम से कम दो याद होने चाहिए, वन इज एसिटाइल कोलिन, अदर इज सब्सटेंस पी। एंड इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा है, वन इज नाइट्रिक ऑक्साइड एंड अदर इज वीआईपी। वीआईपी का फुल फॉर्म क्या होता है, वासो एक्टिव इंटेस्टाइनल पॉलीपेप्टाइड, वासो एक्टिव इंटेस्टाइनल पॉलीपेप्टाइड,
और अगर आपको एक चीज मैंने नई ऐड कर दी इसमें कि इंक्रीजेस द सिक्रीशन, मैंने आपसे कहा कि कोई ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर बताओ जो कि सिक्रिटरी एक्टिविटी बढ़ाते हैं, सिक्रीशंस बढ़ा देते हैं। तो योर आंसर शुड बी हिस्टामिन, वीआईपी, एसिटाइल कोलिन, है ना, वीआईपी, हिस्टामिन, एसिटाइल कोलिन, बिकॉज, है ना। तो ये बेसिक चीज है, एटलीस्ट यू शुड नो, ये भी पिछली बार का रिवीजन है। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज मैंने क्या बताई थी, दीज गैंग्लियन, ये जो आपके माइंट्रिक एंड दी मेसनस प्लेक्सस हैं, दे रिसीव द इनर्वेशन, है ना, ये अपने में एंट्रिक नर्वस सिस्टम है, अपने में लिटिल ब्रेन ऑफ द गट है, अपने में मिनी ब्रेन ऑफ द गट है, सब एक्टिविटी ये अपने में अकेले करा सकता है जीआईटी की, लेकिन इट रिसीव द इनर्वेशन फ्रॉम द हायर सेंटर्स ऑल्सो। ओके, फॉर एग्जाम्पल इट द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स इट, तो एक सिंपैथेटिक है, एक पैरासिम्पैथेटिक है। तो पैरासिम्पैथेटिक, जैसे मैं लास्ट टाइम बताया था आपको, सिंपैथेटिक इनहिबिटरी एक्टिविटी होती है, पैरासिम्पैथेटिक एक्साइटेटरी एक्टिविटी होती है। कम से कम ये इनहिबिटरी एक्साइटेटरी वर्ड आपको फिलहाल पता होना चाहिए कि सिंपैथेटिक reduces the activity of the GIT, functions of the GIT, however parasympathetic increases the functions of the GIT। इतना बेसिक आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज क्या है, there are certain sensory neurons, फॉर एग्जाम्पल पेट में दर्द हो रहा है, स्ट्रेचिंग हो रही है, फूड आ रहा है तो डिस्टेंशन ऑफ द जीआईटी हो रहा है। ओके, तो दीज आर एक्चुअली, और केमिकल चेंजेस हो रहे हैं कि कहीं ग्लूकोज बढ़ रहा है, केमिकल बढ़ रहा है, घट रहे हैं, तो है ना, कहीं पे ऑस्मोलैरिटी बढ़ रही है ना, कहीं पे घट रही है, कहीं पे, तो दीज आर ऑल केमिकल सिग्नल्स, दीज आर ऑल, है ना, दीज ऑल शुड बी ट्रांसमिटेड वाया सेंसरी न्यूरॉन्स, है ना। ये जो स्ट्रेचिंग है, खासकर पेन है, ये दीज ऑल शुड बी ट्रांसमिटेड वाया सेंसरी न्यूरॉन्स, एंड दीज सेंसरी न्यूरॉन्स ट्रांसमिट दीज सिग्नल्स। तो कुछ सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं क्योंकि ये हायर सेंटर्स को सिग्नल्स देते हैं, स्पाइनल कॉर्ड को एंड ब्रेन स्टेम को, और फिर वहां से वापस सिग्नल आता है इस सेगमेंट ऑफ जहां से वो सिग्नल गए हैं। तो ये वेगस से जाते हैं, वेगस से आते हैं, बस इतना याद रखिएगा। फिलहाल इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे जब रिफ्लेक्सेस पे और बात करेंगे। वेगो वेगल रिफ्लेक्स, तो वेगो वेगल क्या है कि वेगस से गया, वेगस से वापस आया, बस इतना फिलहाल मैं ये वर्ड आपको देना चाह रहा हूं कि वेगस से गया, वेगस से वापस आया। तो जब, तो ये वेगो वेगल रिफ्लेक्स है। इसके बाद में हम लोग और इलैबोरेट करेंगे, अभी सिर्फ आपको दिमाग में वर्ड डाल दिया मैंने, एक वेगो वेगल रिफ्लेक्स। ओके, और बहुत इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्स होता है जीआईटी में। मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्सेस ऑफ द जीआईटी आर वाया वेगल नर्व, ये हमेशा याद रखिएगा। एंड वेगो वेगल रिफ्लेक्स इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्सेस इन द जीआईटी। ओके, तो ये हो गया था। अब आए हैं हम मूवमेंट्स ऑफ इंटेस्टाइन पे, जो कि हमारा आज का बेसिक टॉपिक है। अभी तो सिर्फ कहानी चल रही थी, वार्म अप इफेक्ट हो रहा था, लेकिन अगर वो वार्म अप इफेक्ट आप सही से वार्म अप आपने कर लिया है तो मूवमेंट ऑफ जीआईटी अब आपके लिए हलवा हो जाएगा। क्योंकि हमेशा याद रखिएगा, अब आपने हलवा का, हमने बेसिक जो इंग्रेडिएंट्स थे, जो सूजी था, क्या कहते हैं, और क्या होता है, घी डलता है ना, हमने स्टोव बर्नर में हमने सब फ्यूल जमा कर लिया। अब हमें क्या करना है, सिर्फ वो हलवा अच्छी तरीके से पका के, भून के, उसके ऊपर हमें बादाम, किशमिश, पिस्ता लगाना है और अच्छी तरीके से परोसना है, प्लेट में सजा के देना है। तो अब हम वो उस फेस में आ गए। अगर हमें बेसिक समझ में आ गया, बेसिक क्या कि प्लेक्सिस होता है, एक रिसीविंग सेगमेंट होता है, एक प्रोपल्सिव सेगमेंट होता है, फेजिक कॉन्ट्रैक्शन होता है साहब, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, एक सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, एक स्लो वेव एक्टिविटी होती है कमजोर सी, लेकिन उसी के ऊपर अगर भयंकर स्पाइक आ जाए तो जबरदस्त कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। अगर ये हमारे बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं हलवा बनाने के लिए, हलवा हम आज क्या बना रहे हैं, मूवमेंट्स ऑफ द जीआईटी का, है ना। तो हमने बेसिक इंग्रेडिएंट्स आज के लिए, मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूं, हमें जो बेसिक की वर्ड्स पता होने चाहिए मूवमेंट ऑफ जीआईटी समझने के लिए, क्या होने चाहिए कि वन इज माइंट्रिक, वन इज माइसनस प्लेक्सिस, वन इज स्लो वेव एक्टिविटी, वन इज सस्टेन्ड एक्टिविटी, ओके, वन इज स्लो वेव, वन इज स्पाइक पोटेंशियल। जितने ज्यादा स्पाइक स्लो वेव के ऊपर, उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मोटिलिटी, कॉन्ट्रैक्शन। एक है प्रोपल्सिव सेगमेंट, एक है रिसीविंग सेगमेंट। जब प्रोपल्सिव सेगमेंट है तो वहां पे सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, जो रिसीविंग सेगमेंट है वहां पे लॉन्गिट्यूडनल मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। प्रोपल्सिव सेगमेंट का डायमीटर कम हो रहा है, धक्का मिल रहा है, और रिसीविंग सेगमेंट में का डायमीटर बढ़ रहा है, वहां पे फूड जमा हो रहा है। और उसी सेगमेंट में ऑल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन होते रहे तो वो फूड आगे नहीं जाएगा, उधर ही घूमता रहेगा। ये बेसिक चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए बिफोर मूविंग टू दी नेक्स्ट लेवल, है ना। दिस मीन्स मूवमेंट्स ऑफ द जीआईटी। ओके, तो अब हम इसको, अगर इस कहानी को हम लोग अच्छी तरीके से
जो हमने बताया ना, एक हलवा हमने बना लिया, अब हमें उसपे उसके ऊपर किशमिश बादाम लगाना है और प्लेट में अच्छी तरीके से सजा के देना है। तो अब हम उस फेज में आए कि सजा के दे रहे हैं हम आपको मूवमेंट्स ऑफ जीआईटी। ओके, अगर वो समझ में आया, किसी को कोई मसला तो नहीं है, समझ में आ रहा है? कैन यू फॉलो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू? ओके, तो अब हमें जो है ना मूवमेंट्स ऑफ जीआईटी सजा के देने, सेगमेंटल एंड प्रोपल्सिव। तो हमें याद रखिएगा, जब भी आप जीआईटी के मूवमेंट्स पढ़ेंगे ये वर्ड बार बार आएगा, सेगमेंटल मोटिलिटी, सेगमेंटल मोटिलिटी, पेरिस्टालसिस, पेरिस्टालसिस। और है क्या? वही जो हलवा है ना। तो सेगमेंटल क्या है? वन सेगमेंट ऑफ इंटेस्टाइन में, है ना। दीज आर नॉट स्वीपिंग मोटिलिटी, हमेशा याद रखिएगा। दीज सेगमेंटल यानी सिर्फ एक छोटे से सेगमेंट में। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा खाली स्टमक में मोटिलिटी हो रही है और एक ही जगह पे फूड घूम रहा है। तो जब भी जहां घूमने का मसला होता है कि एक ही जगह पे मूवमेंट होता रहे और अच्छी तरीके से फूड उधर ही घूमता रहे, क्योंकि उधर ही खाली मोटिलिटी हो रही है स्मॉल सेगमेंट में, है ना। तो क्या होता है, दैट टाइप ऑफ मोटिलिटी इज नोन एज सेगमेंटल मोटिलिटी। तो सेगमेंटल मोटिलिटी प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मिक्सिंग एंड चर्निंग, कि मिक्स भी हो रहा है क्योंकि एक ही जगह पे मोटिलिटी हो रही है, तो फूड एक ही जगह घूमता रहेगा। तो जब एक ही जगह घूमता रहेगा तो अच्छी तरीके से मिक्स होगा। किसमें मिक्स होगा? जो जूसेस सिक्रीट हो रहे होंगे। फॉर एग्जांपल अगर स्टमक में एक ही जगह पे फूड घूम रहा है तो वो HCl से मिलेगा। अगर इंटेस्टीन में एक ही जगह पे घूम रहा है तो वो इंटेस्टिनल जूसेस से मिलेगा। कैन यू अंडरस्टैंड? कोलॉन में जैसे हॉस्ट्रेशन होते हैं, आपको याद होगा, हाई हॉस्ट्रेशन स्मॉल सेगमेंटल मोटिलिटी होती है, तो वहीं पे जो है ना जो चाइम होता है वो घूमता रहता है। तो फायदा क्या होता है? डाइजेशन प्रॉपर होता है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होती है? मिक्सिंग विद जूसेस प्रॉपर होते हैं क्योंकि वो एक ही जगह पे घूम रहा है। तीसरी चीज इंपॉर्टेंट क्या होती है? जैसे चर्निंग मूवमेंट, है ना, कि उसको चर्न किया जाता है, उसको छोटे 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 टुकड़ों में भी तोड़ा जाता है। टुकड़ों में तोड़ने से फायदा क्या होता है? दी सरफेस एरिया इंक्रीजेस। और जब फूड का सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा तो फायदा क्या होगा? जो जूसेस होंगे वो ज्यादा सरफेस एरिया पे काम करेंगे। उससे क्या फायदा होगा? डाइजेशन विल बी प्रॉपर। तो ये सेगमेंटल मोटिलिटी प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मिक्सिंग एंड चर्निंग मूवमेंट्स। ओके, अब ये होता क्या है साहब? जहां पे भी सेगमेंटल एक्टिविटी आ गई, आपके वर्ड दिमाग में पहला वर्ड आना चाहिए रिदमिक एक्टिविटी है। रिदमिक यानी ऑल्टरनेट, है ना, कि स्मॉल स्मॉल सेगमेंट में डिवाइड होता जा रहा है। इसका मतलब ये रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन। ओके, रिदमिक फेसिक, रिदमिक फेसिक, रिदमिक फेसिक कॉन्ट्रैक्शन जिसको आप बोलते हैं, पहले मैंने आपको बताया था ना। एंड बिकॉज ऑफ दैट द एंटायर सेगमेंट इज डिवाइडेड इनटू द एंटायर पार्ट ऑफ दैट जीआईटी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल स्मॉल सेगमेंट। जैसे हॉस्ट्रेशन से स्मॉल स्मॉल सेगमेंट में डिवाइड हो गया, जैसे कि यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टीन जो है ना, ओवरऑल ड्यूडेनम, जेजुनम, आइलियम जो सेगमेंट है स्मॉल स्मॉल सेगमेंट में डिवाइड हो गए, तो मोटिलिटी जो है ना फेजिक मोटिलिटी हो रही है। ओके, तो और ये होता क्या है, होता क्यों है? ये तो सेगमेंटल कॉन्ट्रैक्शन है, मैकेनिकल इवेंट है। तो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी क्या है? चूंकि ये कमजोर एक्टिविटी है, स्वीपिंग नहीं है, बहुत दूर तक नहीं है, इसका मतलब आपके दिमाग में आना चाहिए लोकलाइज है। इसका मतलब इट इज बिकॉज ऑफ बेसल इलेक्ट्रिक रिदम। इसमें जो स्पाइक पोटेंशियल है उतने स्ट्रांग नहीं है कि स्वीपिंग मोटिलिटी हो सके, है ना, पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन हो सके। तो दीज आर इनिशिएटेड बाय बेसल इलेक्ट्रिक रिदम। ओके, एंड जितनी ज्यादा बार बार बेसल इलेक्ट्रिक रिदम होगा, फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि किसी सेगमेंट, मैंने आपको एक MCQ दिया कि एक सेगमेंट ऑफ इंटेस्टीन है, उसमें बेसल इलेक्ट्रिक रिदम की फ्रीक्वेंसी 3 पर मिनट है, और एक सेगमेंट है जिसमें बेसल इलेक्ट्रिक रिदम की फ्रीक्वेंसी 10 पर मिनट है, कि 10 बार बेसल इलेक्ट्रिक रिदम हो रहा है, स्लो वेव एक्टिविटी हो रही है, और एक सेगमेंट में खाली 3 बार हो रहा है। तो आपका इससे आपका इन्फ्रेंस क्या निकला, क्या समझे आप इस लाइन से, कि जहां पे स्लो वेव एक्टिविटी कम होगी तो उधर सेगमेंटल मोटिलिटी कम होगी, है ना, कम होगी, लेकिन जहां पे ज्यादा होगी उधर सेगमेंटल मोटिलिटी ज्यादा होगी। ओके, तो ये बेसिक चीज आपको पता होना चाहिए। ये सिर्फ एक मैंने आपको एग्जांपल दिया, जब आप किताब पढ़ेंगे तो ये चीज आपको रेलिवेंस समझ में आएगा कि ये हमने क्यों बताया था आपको, है ना। तो that is why this line becomes very important, that the frequency of the basal electric rhythm and strength, okay, ये चूंकि ये segmental motility है, localized activity है, it is because of basal electric rhythm, it is generated by the interstitial cells of the heart। तो जिस सेगमेंट में ज्यादा होगा basal electric rhythm उधर ज्यादा सेगमेंटल एक्टिविटी होगी, और जिस सेगमेंट में कम होगा उधर कम होगी सेगमेंटल एक्टिविटी, है ना। एंड इट इज स्टिमुलेटेड। देखिए, एक होता है जनरेशन, कैसे हुआ? बिकॉज ऑफ बेसल इलेक्ट्रिक रिदम। क्या हुआ कि अगर बेसल इलेक्ट्रिक रिदम ज्यादा है कहीं पे फ्रीक्वेंसी, ज्यादा मोटिलिटी सेगमेंटल होगी।
कम है तो कम सेगमेंटल मोटिलिटी होगी। लेकिन अगर कोई ऐसे फैक्टर बताइए जिनकी वजह से ये एक्टिविटी बढ़ जाए। एक होता है जनरेशन, किस पे डिपेंडेंट है साहब? बेसल इलेक्ट्रिक रिदम पे, ठीक है। कौन सी एक्टिविटी बढ़ा देगी इसको? तो आप कहेंगे कुछ जूसेस जैसे कि हार्मोन्स, गैस्ट्रिन गैस्ट्रिन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंक्रीजिंग द सेगमेंटल मोटिलिटी। कोलिसिस्टोकाइनिन, पैंक्रेयाटाइजिन, इट इंक्रीजेस द मोटिलिटी ऑफ द इंटेस्टाइन। एंड मोटिलिन एक हार्मोन होता है, मोटिलिन, द गैस्ट्रिन, सीसी के मोटिलिन। ये जानबूझ के मैंने ये लास्ट लाइन रखी है क्योंकि हमारा एक टॉपिक जीआईटी हार्मोन्स भी होगा, है ना। जो जीआईटी होता है उसका हार्मोन सिक्रीशन भी इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। तो देयर आर सर्टेन हार्मोन्स ऑफ द जीआईटी जो कि आप जरूर जानते हैं, गैस्ट्रिन, कोलिसिस्टोकाइनिन, मोटिलिन, दीज आर द हार्मोन्स ऑफ द जीआईटी एंड दीज ऑल थ्री हार्मोन इंक्रीजेस द मोटिलिटी ऑफ द जीआईटी। ओके, खासकर जो सेगमेंटल एक्टिविटी है उसको बढ़ा देते हैं वो। ओके, अब आया साहब प्रोपल्सिव एक्टिविटी है। दूसरा आपको जो टर्म दिया जाएगा प्रोपल्शन। प्रोपल्शन यानी धक्का देना, इतना जबरदस्त धक्का लगे कि एक सेगमेंट से दूसरे कोने तक फूड चला जाए, चाइम चला जाए। ओके, सो दिस टाइप ऑफ मोटिलिटी नोन एज प्रोपल्सिव मोटिलिटी, प्रोपल्शन, है ना। स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन, दीज आर द स्वीपिंग मोटिलिटी, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन विच अकर ओवर अ लार्ज डिस्टेंस ऑफ टाइम। लार्ज डिस्टेंस, एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट तक धक्का दे देता है फूड को, है ना। और जहां पे भी आपको धक्का वर्ड आया कि प्रोपल्सिव मोटिलिटी हो रही है, धक्के वाला मूवमेंट है, पेरिस्टाल्सिस है, तो आपको वही चीज वापस आ जानी चाहिए कि अब ये फेजिक नहीं है, ये रिदमिक नहीं है कि एक ही सेगमेंट में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रहा है। तो ये क्या है? स्ट्रॉन्ग मोटिलिटी है। और जो है ना धक्का देने वाला है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि पीछे से धक्का मिलता चला जाए, है ना। कि पीछे का जो सेगमेंट है, जो धक्का देने वाला सेगमेंट है, मैंने आपको उसका क्या बताया था, धक्का देने वाले सेगमेंट प्रोपल्सिव सेगमेंट होता है। धक्का देने वाला सेगमेंट, धक्का देने वाला सेगमेंट इज अ प्रोपल्सिव सेगमेंट। दिस मीन्स जहां पे भी प्रोपल्सिव धक्का देने वाला सेगमेंट आ जाए, आपका आंसर क्या होना चाहिए कि वहां पे उस सेगमेंट में सर्कुलर मसल अंडर को स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन। अब चूंकि स्वीपिंग मोटिलिटी है ये, है ना, तो ये रिदमिक एक्टिविटी नहीं होगी, स्वीपिंग मोटिलिटी होगी, स्ट्रेंथ फुल कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो वन सेगमेंट ऑफ द इंटेस्टाइन जो जहां से ये स्टार्ट होगा सेगमेंट में, वहां पे प्रोपल्सिव सेगमेंट बनेगा। ओके, there will be contraction of the circular muscle, and because of that the diameter of the segment will decrease and there will be sweeping contraction, है ना, forceful contraction, and the receiving segment will undergo relaxation. ओके, और ये चीज क्या होगी, ये पीछे से आगे की तरफ बढ़ती चली जाएगी। अब ऐसा नहीं होगा जो रिसीविंग सेगमेंट है वहां पे कॉन्ट्रैक्शन और लॉन्गिट्यूडनल मसल हुआ और वहीं पे लॉन्गिट्यूडनल मसल रिलैक्स भी कर गई, तो वो तो रिदमिक हो जाएगा, सेगमेंटल एक्टिविटी हो जाएगी। लेकिन इसको क्या करना है, देयर इज स्वीपिंग मोटिलिटी, पेरिस्टाल्सिस। तो वन सेगमेंट विल अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन, जो रिसीविंग सेगमेंट होगा वहां पे लॉन्गिट्यूडनल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, एंड बिकॉज ऑफ दैट और ये आगे वाला जो सेगमेंट होगा, अब जैसे मैंने आपको नेक्स्ट डायग्राम में मैं आपको फिर एक दिखाऊंगा, अगर मैंने वो डायग्राम रखा है, ये मैंने से एक बेसिक पार्ट रखा है डायग्राम का। यही मोटिलिटी जो होगी आगे बढ़ती चली जाएगी। जो पीछे वाला सेगमेंट है वहां सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, आगे वाले सेगमेंट पे जो रिसीविंग होगा लॉन्गिट्यूडनल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, और जैसे ही लॉन्गिट्यूडनल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी वैसे ही सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। जो रिसीविंग सेगमेंट होगा वो प्रोपल्सिव बन जाएगा, तो है ना। तो वन सेगमेंट विल बिकम प्रोपल्सिव, अदर विल बिकम रिसीविंग, और फॉरन रिसीविंग सेगमेंट प्रोपल्सिव बन जाएगा क्योंकि वहां पे फॉरन फिर से कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा और फिर आगे धक्का मिलता चला जाएगा। ओके, सो इसको जब पेरिस्टाल्सिस आप पढ़ेंगे तो आपको एक लाइन जो फिजियोलॉजी किताब में मिलेगी कि द प्रीसीडिंग सेगमेंट अंडरगो रिलैक्सेशन फॉलोड बाय कॉन्ट्रैक्शन, है ना, कि वहां पे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन एकदम से बढ़ता चला जा रहा है। ऐसा नहीं होगा कि वो हो गया और उसी सेगमेंट में रह गया, ऐसा नहीं होता। कि जो प्रोपल्सिव सेगमेंट है उसके बाद धक्का मिलेगा, रिसीविंग सेगमेंट बनेगा, और फिर जो रिसीविंग सेगमेंट होगा वो फॉरन प्रोपल्सिव सेगमेंट बन जाएगा। उससे क्या होगा, देयर विल बी स्वीपिंग कॉन्ट्रैक्शन, एकदम से वो कॉन्ट्रैक्शन वेव जो होगी आगे बढ़ती चली जाएगी, रुकेगी नहीं कहीं पे। ओके, और इसमें जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जो मैंने आपको पहली क्लास में ही बताया था कि व्हाई द मोटिलिटी फ्रॉम द ओरल टू एबोरल डायरेक्शन, कि ओरल के से शुरू हुई मोटिलिटी और आगे की तरफ बढ़ती चली गई, या फिर वाई पेरिस्टाल्सिस मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। सिंपल सी बेसिक चीज है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया था, बीईआर इंक्रीजेस फ्रॉम प्रॉक्सिमल टू डिस्टल पार्ट। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको अगर आप डाइसिफर करें, इसको और समझने की कोशिश करें, इसके डिटेल्स में जाएं, तो इसका आप अपने में ये खुद सेल्फ एक्सप्लेनेटरी लाइन है
कि BER इंक्रीजेस फ्रॉम प्रॉक्सिमल टू डिस्टल पार्ट ऑफ द GIT, कि जो बेसल इलेक्ट्रिक रिदम है, जो स्लो वेव एक्टिविटी है, वो ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ती चली जाती है। और उससे क्या होता है कि ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ेगी तो जो कॉन्ट्रैक्शन होगा ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ेंगे। कैन यू अंडरस्टैंड? और जितनी BER के ऊपर स्पाइक होंगी उतना स्ट्रॉन्ग प्रोपल्सिव एक्टिविटी हो जाएगी। तो शर्त क्या है मोटिलिटी के लिए? क्योंकि देखिए प्रोपल्शन के लिए शर्त क्या है? स्पाइक पोटेंशियल जनरेट हो, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन है, स्वीपिंग कॉन्ट्रैक्शन है, और जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन है उतनी ज्यादा कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी होगी। लेकिन किसके ऊपर हो? स्लो वेव के ऊपर। तो जो स्लो वेव होगी ऊपर से लेकर नीचे तक बढ़ती है ना? तो इसका मतलब जो ऊपर की मोटिलिटी होगी वो वीक होगी, जो नीचे की तरफ मोटिलिटी आप बढ़ाते चले जाएं स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी। तो दैट इज वाई द मोटिलिटी, जैसे सीढ़ियां होती है ना कि नीचे 1 2 फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आप ऊपर की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही BER होता है। जो आप देखेंगे कि एक सेगमेंट जो प्रॉक्सिमल सेगमेंट होता है वहां का स्लो वेव एक्टिविटी की फ्रीक्वेंसी कम होती है और आगे की तरफ फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जाती है ना? तो आप आगे ही बढ़ते रहते हैं कॉन्ट्रैक्शन के, अगर हम संदर्भ में बात करें। और दूसरी चीज क्या है? इनिबिटरी न्यूरॉन्स आर मोर डिस्टल, कि जो इनिबिटरी न्यूरॉन्स होते हैं वो डिस्टल ही ज्यादा होते हैं। तो दैट इज वाई मोटिलिटी ऊपर वाला सेगमेंट कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करता है, आगे वाला रिलैक्स किया, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन आगे बढ़ती चली गई मोटिलिटी। ओके। एंड दूसरी चीज क्या है? रिसेप्टिव रिलैक्सेशन अकर डिस्टली। सिंपल सी बात है कि जो रिसीविंग सेगमेंट होगा वो हमेशा डिस्टल होगा, क्योंकि ऊपर से फूड धक्का मिलेगा नीचे की तरफ आएगा, तो नीचे की तरफ विल अंडरगो रिसेप्टिव रिलैक्सेशन, द डायमीटर विल इंक्रीज। ओके। एंड एट द सेम टाइम इट विल अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन। तो मोटिलिटी इन तीनों रीजन की वजह से मोटिलिटी ऑलवेज मूव फ्रॉम ओरल टू एबोरल डायरेक्शन। तो ये भी आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए, बहुत ज्यादा मुश्किल करके नहीं बताया, सिंपल है ना? एंड व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच इंक्रीजेस द पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी? सिंपल सी बात है, एसिटाइल कोलिन, बिकॉज इट इज पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक इज ऑलवेज एक्साइटेटरी, है ना? स्ट्रेच, के फूड आया, स्ट्रेचिंग शुरू हो गई, कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो गए, बिकॉज स्ट्रेच इन इटसेल्फ कॉज वेगोवेगल रिफ्लेक्स, है ना? तो ये भी आपको आगे बताएंगे। एंड फूड इन दी स्टमक, जाहिर सी बात है जब तक फूड नहीं होगा तो मोटिलिटी स्ट्रांग नहीं होगी। एंड सर्टन हार्मोन्स, फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया गैस्ट्रिन, गैस्ट्रिन इंक्रीजेस द स्लो वेव एक्टिविटी, सेगमेंटल एक्टिविटी, एंड एट द सेम टाइम इट इंक्रीजेस द मोटिलिटी, ओवरऑल मोटिलिटी ऑफ द GIT। ओके। तो ये एकदम बेसिक आपको आइडिया क्लियर होना चाहिए सेगमेंटल प्रोपल्सिव, सेगमेंटल प्रोपल्सिव। अब इसी हम सेगमेंटल एक्टिविटी को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वन, मैंने बताया था ना, और ये भी कोई रटने की चीज नहीं है। अगर आप ये जानते हैं कि जो सेगमेंटल मोटिलिटी है एक इस स्पेसिफिक सेगमेंट में होती है, फेजिक एक्टिविटी होती है ना? तो और उसका काम क्या होता है? मिक्सिंग एंड चर्निंग। तो दो काम हो गए। तो मिक्सिंग क्या होगा कि एक ही सेगमेंट में घूमता रहे। तो इसका मतलब मिक्सिंग के लिए अगर आपको क्या चाहिए होगा कि वो सेगमेंट का डायमीटर बढ़ा रहे, तभी तो फूड होगा, जमा होगा, वहां उसको घूमने की जगह मिलेगी। अगर उधर जगह ही ना हो घूमने की तो क्या होगा? तो वो घूमेगा कहां पे, है ना? देयर शुड बी स्पेस, दैट इज व्हाई द डायमीटर शुड इंक्रीज। तो उधर क्या होगा? लॉन्गिट्यूडनल मसल उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट कर रही होंगी जब मिक्सिंग हो रही होगी। और चर्निंग, उसको हमें तोड़ना भी है कि वो मिक्स भी करे और फिर उसके ऊपर स्क्वीजिंग इफेक्ट भी आए, कि एक बार स्क्वीजिंग इफेक्ट आए, डायमीटर कम हो, फिर डायमीटर बढ़ जाए, डायमीटर कम हो, कैन यू अंडरस्टैंड? डायमीटर कम हो, डायमीटर बढ़ जाए, लेकिन उसी सेगमेंट में हो। ये ना हो कि वो डायमीटर बढ़ रहा है फिर आगे घट रहा है, फिर आगे बढ़ रहा है आगे घट रहा है, तो वो मोटिलिटी आगे हो जाएगी, बढ़ जाएगी, पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी हो जाएगी, है ना? प्रोपल्सिव एक्टिविटी हो जाएगी, धक्का मिल जाएगा उसको। लेकिन अगर एक ही सेगमेंट में रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रहे हैं, है ना, कि लॉन्गिट्यूडनल मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, सर्कुलर मसल रिलैक्स कर रही है, सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो लॉन्गिट्यूडनल मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, सो दैट द डायमीटर इंक्रीज, डायमीटर डिक्रीज, डायमीटर इंक्रीज, डायमीटर डिक्रीज। तो क्या होगा? उसको मिक्सिंग भी होती रहेगी, उसको घूमने की जगह भी मिलेगी, और जब उसका डायमीटर उस सेगमेंट का कम होगा तो वो फूड टकराएगा दीवारों से, टूटेगा भी। कैन यू अंडरस्टैंड? सो देयर विल बी मिक्सिंग एंड चर्निंग मूवमेंट। तो मिक्सिंग मूवमेंट सेगमेंटल एक्टिविटी को इसेंट्रिक बोलते हैं, एसेंट्रिक सेगमेंटल एक्टिविटी। एंड जो चर्निंग एक्टिविटी होती है जिसमें डायमीटर कम होता है, फूड टूटता है, तो क्या होता है? कंसेंट्रिक एक्टिविटी, कंसेंट्रिक सेगमेंटल। तो इसमें रटने की बात नहीं है, बहुत आसान है, बस आपको थोड़ा सा विजुअलाइज करना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज हैपनिंग। ओके। तो ये आई होप इट इज क्लियर है ना, आसान है, ये कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। फिर हम आए साहब इसी को आगे बढ़ाए, पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी, है ना? तो जैसे मैंने आपको बताया था ना पेरिस्टालसिस, तो अगर आप इस डायग्राम में देखें जो मैंने अभी बताया था, सेगमेंटल एक्टिविटी एक स्मॉल सेगमेंट में, ओवरऑल द इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेगमेंट्स,
बिकॉज ऑफ द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो कभी डायमीटर बढ़ेगा घटेगा, डायमीटर बढ़ेगा घटेगा। ओके, तो वही कंसेंट्रिक एंड इसेंट्रिक याद रखिए, वही लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर मसल का कॉन्ट्रैक्शन याद रखिए, वही याद रखिए कि लॉन्गिट्यूडनल मसल सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्शन करने से डायमीटर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो अगर आपको ये बेसिक लाइनें क्लियर है, उनका फंक्शन क्लियर है, देन इट विल बिकम हलवा फॉर यू। एंड देन वी गो कम टू दी पेरिस्टाल्सिस। वही जो मैंने आपको बताया था, अब ये स्वीपिंग एक्टिविटी होगी। द वेव ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन विल ऑलवेज मूव फॉरवर्ड। तो पहला क्या होगा, पीछे से धक्का मिलेगा, सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, आगे वाला सेगमेंट रिलैक्स कर जाएगा। मतलब रिलैक्सेशन का मतलब वो वाला रिलैक्सेशन नहीं है, लेकिन डायमीटर बढ़ना है तो उधर लॉन्गिट्यूडनल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी। तो पीछे से धक्का मिलेगा, आगे वाला सेगमेंट क्या होगा, इट विल बिकम द रिसेप्टिव सेगमेंट। लेकिन एट द सेम टाइम जैसे ही वो रिसेप्टिव सेगमेंट बनेगा, उधर सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी, तो स्क्वीजिंग इफेक्ट फिर आ जाएगा, फिर आगे उसको धक्का मिल जाएगा। तो ये धक्का जो लगना है ये रुकेगा नहीं, धक्का पीछे से आता रहेगा, फूड आगे बढ़ता रहेगा। पीछे वाला विल ऑलवेज बी प्रोपल्सिव, आगे वाला विल बी रिसेप्टिव, एंड देन जब रिसेप्टिव सेगमेंट होगा उधर फूड आ जाएगा, तो नाउ इट विल बिकम प्रोपल्सिव। तो है ना, तो प्रोपल्सिव रिसेप्टिव, रिसेप्टिव बिकम प्रोपल्सिव, और जो फॉरवर्ड वाला है वो बिकम रिसेप्टिव, और फिर वो फिर प्रोपल्सिव बन जाएगा। तो इट विल बी अ स्वीपिंग मोटिलिटी, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन विल अकर फ्रॉम दी वन सेगमेंट टू दी अदर। और जहां पे भी आपने स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन की बात कही तो एक्शन पोटेंशियल की बात करी, और जहां एक्शन पोटेंशियल की बात करी आपने कहा स्पाइक आ गए। स्पाइक किसके ऊपर आ गए, स्लो वेव के ऊपर। तो स्लो है ना, और आपसे यहीं पे जैसे ही आपने ये टर्मिनोलॉजी क्लियर हो गई, तो अब आपसे अगर कोई पूछे कि ओरल टू एबोरल ये मोटिलिटी आगे की हो रही है, तो आप कहेंगे साहब स्पाइक जो स्लो वेव एक्टिविटी है वो आगे की तरफ बढ़ रही होती है ना, कि जो प्रॉक्सिमल सेगमेंट होता है, तो फ्रीक्वेंसी कम होती है स्लो वेव की, आगे के सेगमेंट पे स्ट्रांग होती है, ज्यादा होती है। तो दैट इज वाई जब उनके ऊपर स्पाइक आते हैं तो आगे की तरफ ही मोटिलिटी बढ़ती है ना, पीछे से धक्का आता रहता है, आगे बढ़ती रहती है। कैन यू अंडरस्टैंड? तो कम से कम इतना आपको आंसर क्लियर होना चाहिए। तो यू डायग्रामेटिकली आप बता सकते हैं। तो अगर आपको वो समझ में आ गया, तो जैसे मैंने यहाँ पे 2 एरो बनाए, तो इसका आंसर आपको पता हो जाना चाहिए कि जहां मैंने कहा कि एक नैरोइंग इफेक्ट आ रहा है, तो आपके दिमाग में फौरन आना चाहिए सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। जहां मैंने कहा कि डायमीटर बढ़ रहा है, तो आपके दिमाग में फौरन आना चाहिए लॉन्गिट्यूडनल मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है ना। तो जहां डायमीटर बढ़ रहा है वहां पे रिसेप्टिव एक्टिविटी हो रही है, दैट इज बिकमिंग द रिसीविंग सेगमेंट, और जहां डायमीटर कम हो रहा है वो वहां पे नैरोइंग इफेक्ट हो रहा है। तो अगर यही चीज आगे बढ़ती चली जा रही है, स्क्वीजिंग इफेक्ट पीछे से आगे की तरफ होता चला जा रहा है, तो इसको प्रोपल्सिव एक्टिविटी बोलते हैं, पेरिस्टाल्सिस। लेकिन अगर ये एक ही सेगमेंट में हो रहा है कि बोलस ऑफ फूड वहीं पे घूम रहा है, इसका मतलब उस सेगमेंट में सेगमेंटल एक्टिविटी हो रही है ना, तो वहां पे कंसेंट्रिक इसेंट्रिक साथ साथ होती रहेगी, फूड उसी सेगमेंट में घूमता रहेगा, उसी सेगमेंट में टूटता रहेगा, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन होता रहेगा, उसका मोटिलिटी सेगमेंटल होगी। लेकिन अगर वहीं स्वीपिंग हो जाए, आगे की तरफ बढ़ जाए, तो अब आप उसको पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं। तो कम से कम इतना बेसिक आपको यू शुड बी एबल टू फिल इन द ब्लैंक्स, है ना। ये बस वही 5-6 लाइनें हैं जहां आप देखेंगे मोटिलिटी ऑफ जीआईटी में, जहां भी मोटिलिटी ऑफ जीआईटी आएगी, जहां भी मोटिलिटी ऑफ जीआईटी आएगी, यही 5-6 लाइनों में वो घुमाते रहेंगे आपको, है ना। तो आपको घूमना नहीं है, आपको समझ लेना है। शुरू में अगर आप समझ गए, तो फिर आपको फिर क्या करना है, यू हैव टू जस्ट रीड द लाइंस ऑफ द चैप्टर। आपने रीड किया, एक दो अच्छे डायग्राम सीख लिए, एक दो अच्छा स्लो वेव स्पाइक वेव के बारे में समझ लिया, डायमीटर, ल्यूमन डायमीटर, सर्कुलर लॉन्गिट्यूडनल मसल का कंसेप्ट समझ गए, स्पाइक और पोटेंशियल का कंसेप्ट समझ गए, है ना, फेजिक टोनिक का समझ गए, कंसेंट्रिक इसेंट्रिक फैंसी टर्म है, कंसेंट्रिक सेगमेंटल कॉन्ट्रैक्शन, इसेंट्रिक सेगमेंटल कॉन्ट्रैक्शन, कोई मुश्किल थोड़ी ना, ये तो फैंसी टर्म है, हमें आता तो है ना बेसिक। तो हमें जब बेसिक हमारे क्लियर है तो हम आसानी से वो चीज समझ जाएंगे। लेकिन अगर आपने बेसिक फंडामेंटल गलत कर दिए, तो फिर आप रटेंगे बैठ के, और जब रटेंगे तो रटने का मसला ये होता है भूल जाएंगे। लेकिन अगर आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो आप कभी भूलेंगे नहीं। ये जरूर होगा कि आप लिखने में साहब किसी की इंग्लिश अच्छी है, किसी की प्रॉब्लमेटिक है ना, किसी की ग्रामर अच्छी है, किसी की ग्रामर खराब है, लेकिन ना ग्रामर का एक टेस्ट हो रहा है मेडिकल साइंस में, ना ग्रामर देखी जाएगी, ना आपका लिखने का वो देखा जाएगा कि आपने कितना शेक्सपियर लैंग्वेज लिख दी, लिटरेचर। यहाँ लिटरेचर का एग्जाम नहीं है, यहाँ पे फंडामेंटल साइंस का एग्जाम है। तो अगर आपके साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी क्लियर है, योर फंडामेंटल्स एंड बेसिक्स आर क्लियर, देन नोबडी इज गोइंग टू रीड योर ग्रामर, ग्रामर नहीं देखेगा, है ना। आप दियर को दियर कर दें कोई बात नहीं, आपका वो तो पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा स्पाइक और पोटेंशियल अकर दियर, लेकिन हमने THERE की जगह THEIR लिख दिया, कोई बात नहीं, हमने ना दियर और दियर में थोड़ी ना डिफरेंशिएशन हमने पूछा है, हमने तो ये पूछा स्पाइक एक एक्टिविटी होती है, वो आपने लिख दिया।
कि देयर नो प्रॉब्लम, है ना। लेकिन आपको करना क्या है, यू हैव टू इम्प्रूव योर लैंग्वेज ऑल्सो, क्योंकि लैंग्वेज कमांड भी इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द योर कैरियर, है ना। तो आपको लैंग्वेज भी आनी चाहिए, यूनिवर्सल लैंग्वेज भी आनी चाहिए, और मदर टंग भी आनी चाहिए, हिंदी भी आनी चाहिए, इंग्लिश भी आनी चाहिए। तो इंग्लिश आपको कोई सिखाएगा नहीं। सबसे आसान तरीका इंग्लिश सीखने का होता है अखबार पढ़िए, है ना। इंग्लिश का अखबार सब्सक्राइब कीजिए, उसको पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए, एक दिन आपको खुद समझ में आने लगेगा कि हाँ, सबसे आसान तरीका होता है इंग्लिश समझने का, अखबार पढ़िए, है ना। तो कैन अंडरस्टैंड, तो उसको समझिए, उसको लिखने की आदत डालिए, थोड़ी सी कोशिश कीजिए, इट विल बिकम इजी फॉर यू। ओके, मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे आप लोग जो बैठे हुए किसी की इंग्लिश के ऊपर मैं कमेंट नहीं कर रहा, मेरी खुद इंग्लिश ऐसी नहीं है। मेरी कम्युनिकेटिव लैंग्वेज आई नो द साइंटिफिक मेडिकल लैंग्वेज, है ना। एंड टू नो द मेडिकल लैंग्वेज इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन टू नो द करेक्ट ग्रामर, जो मेरा पर्सनल वो है। तो आगे हम बढ़े साहब, अब यही चीज हमने आपने किताब में पढ़ेंगे। अब ये जो चीजें हैं ये मैं आपको बाद में फिर बताऊंगा, अभी तो मैं जल्दी जल्दी आपको ये सेंसिटाइज करूंगा, क्योंकि मेरी क्लास वहां पे ओवर हो गई है, जहां पे ये जो लास्ट स्लाइड मैंने आपको दिखाया था, जितना मैं आपको आज समझाना चाहता था। लेकिन अब मैं जो नेक्स्ट आपको पढ़ाऊंगा उसको मैं अभी बताता चलूं, है ना। ये कोई मुश्किल चीज नहीं है। अब आप पढ़ेंगे मोटिलिटी ऑफ स्टमक, है ना। मान लीजिए हमने आपको क्वेश्चन दिया कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द मोटिलिटी ऑफ द स्टमक, व्हाट आर द टाइप ऑफ मोटिलिटी व्हिच आर हैपनिंग इन द स्टमक। तो अब आपको कोई अलग रटने की जरूरत नहीं है, एक बार लाइन रीडिंग मारिए चैप्टर की, समझ जाइए। देखिए फंक्शन ऑफ स्टमक क्या है, मिक्सिंग, मिक्सिंग एक उसका फंक्शन है। तो जहां आपने कहा फंक्शन ऑफ स्टमक इज मिक्सिंग, मिक्सिंग की शर्त ही यह है कि उधर सेगमेंटल एक्टिविटी हो, कि एक जगह पे रहे। हमने कहा चर्निंग है कि फूड को छोटा छोटा तोड़ता है, तो इसका मतलब क्या है, वहां पे भी सेगमेंटल हो। फिर हमने कहा प्रोपल्सिव एक्टिविटी है कि एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट पार्ट ऑफ स्टमक में फूड चला जाए, तो इसका मतलब वहां पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी है। तो इसका मतलब मोटिलिटी ऑफ स्टमक क्या है, सेगमेंटल एक्टिविटी एंड पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी। अब यहाँ पे कुछ चीजें फैंसी टर्म आप पढ़ेंगे, जैसे कि द मोटिलिटी विल स्टार्ट फ्रॉम द फंडस ऑफ द स्टमक, वहां से शुरू होगी, एंड देन इट विल मूव टुवर्ड्स द पाइलोरिक रीजन के साथ। जो फंडस है वहां से होगी बॉडी ऑफ स्टमक तक आएगी, फिर पाइलोरिक रीजन में आएगी, फिर वहां पे जो पाइलोरिक स्फिंक्टर होगा इट विल रिलैक्स, है ना। एंड देन द चाइम विल बी मूविंग फॉरवर्ड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, तो फॉरवर्ड प्रोपल्सिव एक्टिविटी भी होगी, है ना। तो जो लोअर जो ईसोफेगस होगा इट विल प्रोपल द फूड फॉरवर्ड इनटू द स्टमक, क्योंकि ईसोफेगस में पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी होगी। द लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर जो कि टोनिक कॉन्ट्रैक्शन में रहता है, लेकिन जब ईसोफेगस में मोटिलिटी होगी तो लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर विल रिलैक्स, वहां पे रिलैक्सेशन होगा, एंड देन द फूड विल इंटर इन बोलस ऑफ द फूड विल इंटर द स्टमक, और जैसे ही वो स्टमक में आएगा तो स्टमक तैयार रहेगा उस फूड को लेने के लिए। तो वहां पे क्या होगा, इट शुड डायलेट, इसका मतलब देयर शुड बी रिसेप्टिव रिलैक्सेशन। जब आप स्टमक की मोटिलिटी पढ़ेंगे तो वहां पे रिसेप्टिव रिलैक्सेशन टर्म आएगा। तो इसका मतलब क्या है, कहानी वही है कि फ्रॉम द इसोफेगस द फूड द बोलस ऑफ द फूड विल इंटर इनटू द स्टमक। कैसे होगा, द इसोफेगस विल अंडरगो स्ट्रॉन्ग पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन, that is the peristalsis, and then lower esophageal sphincter जो कि टोनिक कॉन्ट्रैक्शन में था वो रिलैक्स कर जाएगा, है ना। एंड देन द बोलस ऑफ द फूड विल इंटर द स्टमक, और जैसे ही बोलस ऑफ द फूड स्टमक में आएगा तो स्टमक तैयार रहेगा उसको लेने के लिए, है ना। तो क्या होगा, it will enter the receptive relaxation, there will be receptive relaxation। receptive relaxation का मतलब क्या है, longitudinal muscle will contract, the diameter will increase, है ना। there will be receptive relaxation, और जैसे ही मूवमेंट ऑफ स्टमक में फूड आ जाएगा लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर वापस टोनिक कॉन्ट्रैक्शन में चला जाएगा, ताकि वो रिगर्गिटेट ना चला जाए फूड वापस इसोफेगस में। अब जैसे ही स्टमक में फूड आएगा there will be segmental motility, है ना। segmental motility होना शुरू हो जाएगी, and then that segmental motility will become peristaltic, then the chime जो है जो HCl से मिल चुका है it will move forward into the pyloric region, है ना। लेकिन अब क्या होगा, जैसे ही pyloric region में फूड आएगा, है ना, because the stomach holds the food for a longer period of the time,
so that there is proper mixing and churning of the food. क्योंकि अगर पहले ही स्टेप में खराब हो गया, ये फूड अच्छी तरीके से टूटा नहीं, HCl से मिला नहीं, गैस्ट्रिक जूसेस से मिला नहीं, तो डाइजेशन प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना. दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्रेक दैट बोलस ऑफ द फूड इनटू द स्मॉलर पार्टिकल्स इन द स्टमक इटसेल्फ. स्टमक एक पहला मिक्सर ग्राइंडर है, मिक्सिंग भी होगी जूसेस से और ग्राइंडिंग भी होगी, उसको अच्छी तरीके से कूटा जाएगा फूड को. तो वो कैसे कूटता है कि जब दैट चाइम ऑफ द फूड इंटर्स द पाइलोरिक रीजन, तो जो पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है वो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रहता है, इट इज नॉट रिलैक्स, है ना. तो क्या होता है, वो पाइलोरिक जो फूड पीछे से पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी आ रही है, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है स्टमक का, पहले सेगमेंटल एक्टिविटी है, रिसेप्टिव रिलैक्सेशन है, एंड देन देयर इज अ propulsive एक्टिविटी, एंड देन वो जो propulsive वेव होगी, इट विल स्ट्राइक, इट विल पुश फॉरवर्ड द फूड. तो वो जो फूड होगा जो स्टमक में है उसको आगे धक्का देगा. लेकिन जो पाइलोरिक रीजन है वो अभी कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में है ना, पाइलोरिक स्फिंक्टर हैज नॉट रिलैक्स्ड. तो क्या होगा, वो फूड ड्यूोडेनम में नहीं आ पाएगा, वो टकराएगा किससे, पाइलोरिक रीजन से, एंड इट विल बी देयर बी रेट्रोपल्शन, वो पीछे की तरफ वापस उसको धक्का मिल जाएगा, क्योंकि वो आगे का सेगमेंट अभी रिलैक्स नहीं है ना, स्फिंक्टर इज नॉट रिलैक्स. कैन यू अंडरस्टैंड? तो व्हाट विल हैपन, देयर विल बी pushing of the propulsion of the food in the backward direction, it will enter the stomach, okay, and because of that what will happen, एक इफेक्ट आएगा कि जो आगे से तेजी से धक्का आ रहा था, जो फूड को आगे जाना चाहिए था, वो वापस आता है और फिर उधर वो घूमता रहता है. तो इसी वजह से क्या होता है, चर्निंग इफेक्ट क्रिएट होता है ना. चर्निंग यानी द फूड विल नाउ स्टार्ट, वो ब्रेक करेगा, क्योंकि आगे वो टकराया, उसने अपनी दीवार पे सर मारा, तो क्या होगा, सर फूट जाएगा अगर दीवार पे सर मार दें. तो ऐसे ही होता है, वो जो फूड होता है जिसको प्रोपल्सिव एक्टिविटी आती है, वो पाइलोरिक रीजन चूंकि अभी कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में है, पाइलोरिक स्फिंक्टर इज इन अ कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट, इट इज नॉट रिलैक्स. तो अगर रिलैक्स होता है तो आगे चला जाता है इंटेस्टाइन में फूड, लेकिन वो वापस टकराएगा और वापस की पलटेगा, और जैसे ही वापस पलटेगा टकराने की वजह से, है ना, दे विल बी टाइट्रेशन. एक टाइट्रेशन मतलब आप अभी वो फैंसी टर्म मैं नहीं बोल रहा, तो क्या होगा, दे विल बी ब्रेकिंग ऑफ द फूड इनटू द स्मॉलर पार्टिकल, है ना. तो ये जो मूवमेंट है कि आगे धक्का मिला, फिर वापस आया और फिर उधर स्क्वीजिंग इफेक्ट क्रिएट हुआ, बिकॉज ऑफ दैट द फूड विल बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल. और जब ये अच्छी तरीके से हो जाएगा, देयर विल बी प्रॉपर मिक्सिंग एंड चर्निंग ऑफ द फूड इन द स्टमक एंड मिक्सिंग विद द HCl, देन दैट चाइम, फिर क्या होगा, जब एक बार आगे धक्का मिलेगा, नाउ द पाइलोरिक स्फिंक्टर विल रिलैक्स एंड देन दैट चाइम विल एंटर द इंटेस्टाइन. अब वो इंटेस्टाइन में एंटर करेगा, और जैसे इंटेस्टाइन में एंटर करेगा, पाइलोरिक स्फिंक्टर फिर कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, ताकि वो जो इंटेस्टाइन ये पाइलोरिक पंप की तरह भी एक्ट करता है, क्योंकि ये एकदम से धक्का देता है फूड को पंप की तरह आगे की तरफ. तो ओके, तो ये पाइलोरिक पंप भी आप एक वर्ड अपने उसमें पढ़ेंगे. तो दैट इज व्हाई ये मोटिलिटी और स्टमक में वही है, सेगमेंटल मोटिलिटी, पेरिस्टाल्सिस, सेगमेंटल पेरिस्टाल्सिस, है ना. और पेरिस्टाल्सिस मैंने आपको क्या बताया था, प्रॉक्सिमल टू डिस्टल ही हमेशा बढ़ती है, जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, वही चीजें वापस इसमें में आ गई कि इट ऑलवेज इंक्रीजेस फ्रॉम प्रॉक्सिमल टू डिस्टल रीजन. व्हाई इट इंक्रीजेस, बिकॉज बेसल इलेक्ट्रिक रिदम जो फंडस से पाइलोरिक रीजन की तरफ ज्यादा है ना. तो वही बेसिक चीज जो आपकी बेसिक नॉलेज है, वही आपने इसमें भी इंक्लूड कर दी, है ना. तो अभी जैसे कि ये वर्ड्स हैं, स्टिमुलेट कॉन्ट्रैक्शन, इनिबिट कॉन्ट्रैक्शन, ये भी आपको अभी रटने की जरूरत नहीं है, देखने की, है ना. बस वही बेसिक वही याद रखिएगा, जहां पे भी कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है तो आपका आंसर होना चाहिए पैरासिम्पैथेटिक. अगर कॉन्ट्रैक्शन कम हो रहा है, इनिबिशन हो रहा है, मोटिलिटी और स्टमक कम हो रही है, तो कम से कम एक बेसिक आपको पता होना चाहिए, सिंपैथेटिक जरूर बढ़ रहा होगा, क्योंकि बिकॉज सिंपैथेटिक इज इनहिबिटरी टू द मोटिलिटी ऑफ द GIT. अगर मोटिलिटी बढ़ रही है, चाहे आपको कुछ याद हो ना हो, आप एकदम आंख बंद करके बोल सकते हो कि पैरासिम्पैथेटिक इंक्रीजेस द मोटिलिटी ऑफ द GIT. तो अगर मैं कहूँ कोई तो आप कोई रीजन बताओ मोटिलिटी ऑफ स्टमक बढ़ने का, योर आंसर शुड बी पैरासिम्पैथेटिक. मैं आज से कहूँ बताऊं कोई रीजन बताओ जो कि मोटिलिटी ऑफ स्टमक को घटा देगा, योर आंसर शुड बी सिंपैथेटिक, है ना. मोटिलिटी ऑफ स्टमक क्या है, वही फंक्शन ऑफ GIT, मिक्सिंग चर्निंग, वही सेगमेंटल मोटिलिटी, वही पेरिस्टाल्सिस, है ना. बस थोड़ी सी बेसिक कहानी स्टमक के बारे में पढ़ लेनी है, रिसेप्टिव रिलैक्सेशन एंड पाइलोरिक पंप, है ना, इंपॉर्टेंस ऑफ द पाइलोरिक पंप, तो है ना. तो ये बेसिक हुआ. अब ऐसे ही मैं आपको बाद में जब बताऊंगा डीग्लूटेशन रिफ्लेक्स,
है ना, तो वही मोटिलिटी ऑफ द ईसोफेगस, है ना। अब मोटिलिटी देखिए ईसोफेगस क्या है, अगर मैं कहूं कि साहब ईसोफेगस में सेगमेंटल मोटिलिटी हो रही है, तो आप कहेंगे साहब बड़े बेवकूफ हैं आप, ईसोफेगस तो खाली एक पाइप है जो कि फूड को ऊपर से लेके स्टमक तक ले जा रहा है, ओरल कैविटी से स्टमक तक ले जाना उसका काम है बस, तो उसमें सेगमेंटल मोटिलिटी नहीं होगी, है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। ईसोफेगस इज जस्ट अ कंडक्शन पाइप, ये फूड पाइप है, द बोलस ऑफ द फूड फ्रॉम द ओरल कैविटी इंटर्स इनटू द स्टमक थ्रू ईसोफेगस। तो इसका मतलब ईसोफेगस में उसको कोई मिक्सिंग काम तो है नहीं कि ईसोफेगस से कोई ईसोफेगल जूसेस निकलेंगे, ईसोफेगस का कोई डाइजेस्टिव फंक्शन नहीं है कि उसको जूसेस कराना है या प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट को डाइजेस्ट कराना है या तोड़ना है फूड को, वो स्टमक में शुरू होता है ना, तोड़ने का काम स्टमक में शुरू है। ईसोफेगस का बस काम ये है, वो एक रास्ता है कि साहब ओरल कैविटी से खाना चला स्टमक तक पहुंच जाए, तो वो रास्ता है बस। तो रास्ते में आप गाड़ी जो है ना, एक्सप्रेस वे है, एक्सप्रेस वे में देखिए बहुत जगह लिखा रहता है कि गाड़ी ना रोकें, रास्ते में गाड़ी ना रोकें, है ना, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा, दैट बिल्कुल वही ईसोफेगस है। ईसोफेगस में फूड आया तो वो तेजी से स्टमक में चला जाए, ये बेसिक आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब ईसोफेगस में सेगमेंटल मोटिलिटी नहीं होगी, है ना। इट शुड बी पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी, पेरिस्टालसिस, ये अब तो समझ आ क्या हो गया, है ना। तो जो ईसोफेगस है ना, इट इज अ पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी, सिंपल सी बात है, पेरिस्टाल्टिक स्ट्रॉन्ग प्रोपल्सिव एक्टिविटी है। एज सुन एज दी फूड एंटर्स द इसोफेगस, वो तेजी से स्टमक में आ जाए, तो दिस मीन्स वहां पे स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए, स्वीपिंग मोटिलिटी होनी चाहिए, और जहां पे भी आपने स्वीपिंग मोटिलिटी टर्म या सुना, आपके दिमाग में फोन आना चाहिए, वहां से पेरिस्टालसिस होगी, है ना। तो पहला होगा प्राइमरी पेरिस्टालसिस, जब आप इसोफेगस की मोटिलिटी हम आपको फिर से बताएंगे, डिग्लूटेशन रिफ्लेक्स खासकर, तो एक प्राइमरी और सेकेंडरी पेरिस्टालसिस वर्ड याद आपको बताएंगे। प्राइमरी पेरिस्टालसिस क्या होती है, एज सून एज द फूड एंटर्स द स्टमक इन द esophagus, there is a strong contractile wave. It starts from the proximal portion of the esophagus and goes towards the lower esophagus, and the lower esophagus sphincter relaxes and the food enters into the stomach. तो ये प्राइमरी स्ट्रॉन्ग पेरिस्टालसिस है, और प्राइमरी पेरिस्टालसिस अगर स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन है, इसका मतलब स्पाइक पोटेंशियल जनरेट हुए, स्लो वेव एक्टिविटी नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा सा फूड डेब्रीज है ना इसोफेगस में रह जाती है ना, तो जो फूड डेब्रीज इसोफेगस में रह जाती हैं, जो पूरी स्टमक में नहीं गई, थोड़े थोड़े रह गए साहब, एक दो पार्टिकल रह गए फूड के, तो क्या होता है, तो दोस पार्टिकल ऑफ द फूड इनिशिएट सेकेंडरी पेरिस्टालसिस, तो उन पार्टिकल ऑफ फूड की वजह से सेकेंडरी पेरिस्टालसिस होता है। तो सेकेंडरी पेरिस्टालसिस कॉन्ट्रैक्शन होता है, जो थोड़ा सा फूड बच जाता है इसोफेगस में, वो भी स्टमक में चला जाता है। तो इसका मतलब द प्राइमरी मोटिलिटी, जो फंडामेंटल मोटिलिटी ऑफ द इसोफेगस which you should know, which you must know, is primary peristalsis. It is a strong sweeping contraction from the upper esophagus till the lower esophagus. It pushes and propels the food into the stomach, है ना। तो ये प्राइमरी पेरिस्टालसिस, ये जो वर्ड आपको पता होना चाहिए। एंड सेकेंडरी पेरिस्टालसिस occurs because of the debris of the food which are left in the esophagus. अब इसके बाद एक चीज इंपॉर्टेंट है, माइग्रेटिंग मोटर कॉम्प्लेक्स, ये भी हम जब आपको हार्मोन और जीआईटी पढ़ाएंगे, खासकर मोटिलिन, देन वी विल कम बैक टू इट। देखिए इसको समझाने के लिए इसको रटने की जरूरत नहीं है, देखिए है ना, किताबों में आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। आई विल टेक ओनली 5 minutes मोर। द माइग्रेटिंग मोटर कॉम्प्लेक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है, माइग्रेटिंग मोटर कॉम्प्लेक्स। इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द मोटिलिटी ऑफ द जीआईटी। देखिए ये क्या होता है, माइग्रेटिंग मोटर कॉम्प्लेक्स, जैसे कि मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, और ये माइग्रेटिंग मोटर कॉम्प्लेक्स हम लोग अपने स्कूल डेज से हम लोग जो है ना, नोइंगली अननोइंगली अपनी माँ को, जब हम लोग स्कूल से आते थे तो हम लोग कहते थे, मम्मी हमें बहुत भूख लगी है, पेट में चूहे कूद रहे हैं, है ना। तो हम लोग बचपन से, जब हम लोग मेडिकल में आए भी नहीं थे, तब से हम अपनी मदर को बताते आए हैं कि हमारे पेट में चूहे कूद रहे हैं, तो मम्मी हमारे लिए क्या करती थी, अच्छे अच्छे खाने बनाती थी, है ना। तो ये कैन यू अंडरस्टैंड, तो ये जो हम लोग नोइंग अननोइंगली बोल देते हैं कि हमारे पेट में चूहे कूद रहे हैं, तो ये एक्चुअली माइग्रेटिंग मोटर कॉम्प्लेक्स है। बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर द माइग्रेटिंग मोटर कॉम्प्लेक्स क्या है, इट इज इंटरडाइजेस्टिव फेज, है ना, एंड इट गिव राइज टू हंगर कॉन्ट्रैक्शन, जिसको आप कहते हैं पेट में चूहे कूद रहे हैं। और चूहे कूद रहे हैं तो बहुत उछल रहे होंगे, तभी तो हमारे पेट में पता चल रहा है। तो देयर आर फेसेस ऑफ द माइग्रेटिंग मोटर कॉम्प्लेक्स। इंपॉर्टेंट क्या चीज है, द माइग्रेटिंग मोटर कॉम्प्लेक्स, जब आप लोगों का फूड है, पेट में खाना है और द मोटिलिटी हो रही है, तो वो डाइजेस्टिव फेज है। और एक होता है कि डाइजेशन हो गया, अब इंटर डाइजेस्टिव फेज है। मान लीजिए आपने नाश्ता किया, अब आपका नाश्ता डाइजेस्ट हो गया,
अब आप खाना खाएंगे मान लीजिए 2 बजे, तो बीच में क्या होगा, एक वक्त वो आएगा जब आपको एहसास होगा साहब क्या कहते हैं, पेट में चूहे कूद रहे हैं, मरोड़ हो रहा है ना, कि चूहे कूद रहे हैं, चूहे कूद रहे हैं साहब। तो दैट चूहे कूदना इज माइग्रेटिंग मोटर कॉम्प्लेक्स। कैन यू अंडरस्टैंड? इट इज इंटरडाइजेस्टिव फेज। ऑलवेज रिमेंबर, इट इज इंटरडाइजेस्टिव फेज, इट इज नॉट द डाइजेस्टिव फेज। डाइजेस्टिव फेज में तो मोटिलिटी हो रही है ना। तो यहाँ पे जब हम लोग जो मोटिलिटी ड्यूरिंग इंटरडाइजेस्टिव फेज है ना, कि इंटरडाइजेस्टिव फेज हो गया, आपने एक मील ले लिया, उसका डाइजेशन हो गया, दूसरा मील अभी लिया नहीं, कैन अंडरस्टैंड? तो वो जो फेज है, बीच में जो पीरियड है, जो एक मील और दूसरे मील के बीच में होता है, जब पहले मील डाइजेस्ट हो चुका होता है, उधर मोटिलिटी हो चुकी है, तो दैट इज नोन एज इंटर डाइजेस्टिव फेज। इंटर डाइजेस्टिव फेज, जैसे कि मैं यहाँ पे एक अलग से लिख दूं कैपिटल में, इंटर डाइजेस्टिव फेज। इसका मतलब यू हैव टेकन वन मील, डाइजेशन हैज टेकन प्लेस, नाउ यू आर, बट हाउ यू आर नॉट टेकन सेकंड मील, अभी आपको सेकंड मील लिया नहीं है। तो उस फेज में जो क्विसेंट फेज है ना, एक मील और दूसरे मील के बीच में, दैट इज नोन एज इंटरडाइजेस्टिव फेज। उसमें जो मोटिलिटी होती है उसको हम माइग्रेटिंग मोटर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ओके, तो वो स्पेसिफिक टर्म होता है। समटाइम्स यू आस्क राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द माइग्रेटिंग मोटर कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहले आपका पहली लाइन हो चाहिए, इट इज इन मोटिलिटी ड्यूरिंग इंटरडाइजेस्टिव फेज। ओके, नाउ इट हैज गॉट डिफरेंट फेजेस 1 2 3 4, और आसान है, वही चीजें हैं, वही स्लो वेव एक्टिविटी, वही स्पाइक वेव, वही को हमें तरह तरह के फैंसी टर्म में लिखते रहना है। द फेज 1 इज क्विसेंट फेज। क्विसेंट फेज यानी कि आपको कोई मोटिलिटी नहीं होगी उधर, इसका मतलब मोटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, देयर इज नो स्पाइक वेव्स, उधर स्पाइक वेव नहीं होंगी और कोई भी मैकेनिकल एक्टिविटी नहीं होगी, बस वो क्विसेंट फेज है। ये सबसे बड़ा लंबा फेज है। मान लीजिए मेरा मैंने नाश्ता किया था, इस समय मेरा नाश्ता डाइजेस्ट हो गया, अब मैं इंटरडाइजेस्टिव फेज में चला गया। लेकिन जो पहला पीरियड है कि 40 से 45 मिनट का, 50 मिनट का, वो पहला फेज है माइग्रेटिंग मोटर कॉम्प्लेक्स का। अंडरस्टैंड? बिकॉज अब जो मोटिलिटी होगी वो माइग्रेटिंग मोटर है, वो पहली मील और दूसरी मील के बीच की एक्टिविटी है। पहला मील डाइजेस्ट हो गया, दूसरा मील लिया नहीं मैंने, तो जो पहला फेज होगा वो क्विसेंट होगा साहब, है ना, कि इंतजार का पीरियड होगा 40 से 45 मिनट, उधर कोई कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी नहीं होगी, देयर विल बी नो स्पाइक वेव, देयर विल नो मैकेनिकल एक्टिविटी। लेकिन है ना, हेलो हेलो, Yes, sir. आवाज आ रही है? Yes, sir. हाँ, तो आई विल टेक ओनली 2 minutes and I am sorry, I will take only 2 minutes. Okay, so what I was trying to tell, the magnetic motor complex is interdigestive phase. पहला मील आपने ले लिया, डाइजेशन हो गया, सेकंड मील आपने लिया नहीं, तो अब उसके बीच का जितना फेज है दैट इज नोन एज माइग्रेटिंग मोटर कॉम्प्लेक्स। ओके, तो वो माइग्रेटिंग मोटर कॉम्प्लेक्स है। अब इसमें डिफरेंट फेसेस हैं, वन इज क्विसेंट फेज, उधर कोई एक्टिविटी नहीं है, फिर धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्शन शुरू होगा, अब आपको भूख लगना शुरू होगी, कैन अंडरस्टैंड? तो चूहे कूदना शुरू होंगे, तो जो चूहे शुरू में कूदेंगे वो बहुत धीरे धीरे कूदेंगे, इसका अंदर फेज 2 इज इरेगुलर रैंडम कॉन्ट्रैक्शन। उसके ऊपर स्पाइक वेव उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, ज्यादा स्पाइक नहीं होगा, तो वो सेकंड फेज होगी। और जो थर्ड फेज होगी उधर स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाएंगे, अब जबरदस्त चूहे कूदना शुरू होंगे, है ना। तो वो जो जबरदस्त चूहे कूदेंगे, इसका मतलब जो स्पाइक वेव्स होंगी वो बढ़ती चली जाएंगी, तो इट विल रिजल्ट इन हायर कॉन्ट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन, फेज 3। और फिर क्या होगा, धीरे धीरे चूहे जो है ना थक जाएंगे, कम हो जाएंगे, तो स्पाइक विल बिकम डिक्रीज, है ना। उसका स्पाइक वेव जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, पहले में कोई स्पाइक वेव नहीं है, क्विसेंट फेज है, सेकंड में स्पाइक वेव बढ़ना शुरू हुई, आपको कॉन्ट्रैक्शन हुए, और फिर जब स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन हुए, जबरदस्त चूहे कूद गए, अब आपका जो है ना वो डिक्रीज एम्पलीट्यूड होता चला जाता है। तो दिस माइग्रेटरी मोटर कॉम्प्लेक्स इज डिवाइडेड इनटू 4 फेज, वन इज क्विसेंट फेज, अदर इज इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शन कैरेक्टराइज्ड बाय लेस स्पाइक वेव्स, फिर स्पाइक वेव्स बढ़ेंगी, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होंगे, और फिर स्पाइक वेव घट जाएंगी, लेसर कॉन्ट्रैक्शन होंगे। तो ये माइग्रेटिंग मोटर कॉम्प्लेक्स है। तो इसका फायदा क्या है, इट प्रिपेयर्स द इंटेस्टाइन फॉर द नेक्स्ट मील, वो नेक्स्ट मील में प्रिपेयर करता है कि कॉन्ट्रैक्शन एक्टिविटी होती रहती है, क्योंकि इंटरडाइजेस्टिव फेज में भी देयर मस्ट बी सम कॉन्ट्रैक्शन, है ना। तो पहली चीज क्या है, इट इज इंटरडाइजेस्टिव फेज, इट प्रिपेयर्स द इंटेस्टाइन जीआईटी फॉर नेक्स्ट मील,
तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये मोटिलिटी होती रहना जरूरी है ना, कि ऊपर से नीचे तक मोटिलिटी होती रहे। इट स्टार्ट्स, क्योंकि माइग्रेटरी मोटर कॉम्प्लेक्स स्टार्ट्स फ्रॉम द स्टमक एंड इट स्वीप्स ऑल अलोंग द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक से ही स्मॉल इंटेस्टाइन तक मोटिलिटी होती रहती है इवन ड्यूरिंग इंटरडाइजेस्टिव फेज। तो उससे फायदा क्या होता है कि बैक्टीरिया नहीं ग्रो करते, क्योंकि एकदम क्वेश्चन पढ़ा रहेगा तो देयर आर चांसेस ऑफ द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया। और भी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, बिकॉज द मोटिलिटी इज फ्रॉम द स्टमक टूवर्ड्स इंटेस्टीन, तो वो इंटेस्टीन की तरफ मोटिलिटी है, टूवर्ड्स द कोलॉन मोटिलिटी है। तो जो कोलोनिक बैक्टीरिया है उनको मौका नहीं मिलता स्मॉल इंटेस्टीन में आने का, कि साहब अब सब मैदान साफ है तो हम घुस आए, इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं, तो इनको नहीं होगा। तो दिस माइग्रेटरी मोटर कॉम्प्लेक्स एक्ट्स एज अ पुलिसमैन ऑल्सो, कि वो हमेशा तैयार रहता है, मोटिलिटी होती रहती है ताकि द बैक्टीरिया डोंट इंटर फ्रॉम द कोलॉन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि वो मोटिलिटी हो रही है, उधर फॉरवर्ड मोटिलिटी हो रही है एंड इट इज प्रोड्यूस्ड बाय मोटिलिन। ये माइग्रेटरी मोटर कॉम्प्लेक्स में जो हार्मोन है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर माइग्रेटरी मोटर कॉम्प्लेक्स, इट इज मोटिलिन एंड मोटिलिन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना। इट इज इंटरडाइजेस्टिव फेज, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द स्टमक टू डिस्टल पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। इंपॉर्टेंस क्या है, हंगर कॉन्ट्रैक्शन प्रिपेयर्स द जीआईटी फॉर द नेक्स्ट मील एंड प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ द बैक्टीरिया, एंट्री आने की रीगर्गिटेशन ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द कोलॉन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना। इन्फेक्शन भी प्रिवेंट करता है इसमें। तो माइग्रेटरी मोटर कॉम्प्लेक्स इन इटसेल्फ इज अ शॉर्ट नोट व्हिच इज समटाइम्स आस्क्ड। तो ये इसलिए अलग से मैंने एक स्लाइड ली है, समझाया है, इसको आप पढ़ने की कोशिश कीजिए, आसान है, चूहा कूदना याद रखिए, है ना। फिर आए साहब समरी, हमने पढ़ा क्या, हमने प्लेक्सस के बारे में पढ़ा, हमें पढ़ना है ना। इंपॉर्टेंस और इफेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल के डायमीटर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, स्मॉल वेव, स्लो वेव, बेसल इलेक्ट्रिसिज्म, स्पाइक पोटेंशियल। पैटर्न ऑफ मोटिलिटी, वही मिक्सिंग, चर्निंग, सेगमेंटल, पेरिस्टाल्सिस। सेगमेंटल क्या है, स्मॉल सेगमेंट में, पेरिस्टाल्सिस स्वीपिंग वेव है। टाइप ऑफ सेगमेंटल मोटिलिटी, मिक्सिंग एंड चर्निंग, कंसेंट्रिक एसेंट्रिक, कंसेंट्रिक एसेंट्रिक वर्ड्स आपको पता होने चाहिए कैसे हो रहा है। आई होप इट्स क्लियर टू यू। एंड देन दिस थिंग, ये जो है इसको क्या बोलते हैं, पैटर्न ऑफ मोटिलिटी वही है, बेसल इलेक्ट्रिसिज्म, पेरिस्टाल्सिस, वही चीज, सेगमेंटल पेरिस्टाल्सिस, सेगमेंटल पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस ईसोफेगस में अगर हम कहें, क्योंकि हमारा सेगमेंटल मोटिलिटी नहीं है, तो उधर प्राइमरी एंड सेकेंडरी पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। प्राइमरी पेरिस्टाल्सिस बिकॉज ऑफ द फूड जो आता है वो तेजी से आगे बढ़ जाता है, लेकिन कभी कभी थोड़े से पार्टिकल रह जाते हैं, वो सेकेंडरी पेरिस्टाल्सिस क्रिएट कराते हैं। माइग्रेटरी मोटर कॉम्प्लेक्स इंपॉर्टेंस कि क्यों है माइग्रेटरी मोटर कॉम्प्लेक्स, व्हाट इज द फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ माइग्रेटरी मोटर कॉम्प्लेक्स, इट शुड बी वेरी वेरी क्लियर टू यू, है ना। और आई होप जो मैंने आज नहीं बताया, जो लास्ट टाइम बताया था, कोलॉन, है ना, हॉस्ट्रेशंस, मास मूवमेंट, डेफिकेशन, रेक्टोस्फिंक्टर रिफ्लेक्स, तो ये आई होप वो आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो मैं आज बता दूंगा वो अब मैं नेक्स्ट टाइम वो सबसे नीचे आ जाएगा कि आई होप यू रिमेंबर। और आई होप यू रिमेंबर का मतलब क्या है, आई होप कि आप घर में पढ़ रहे हैं, है ना। तो ये लास्ट चीज है जो कि स्लाइड है, थोड़ी ड्राई स्लाइड है ना, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि दीज आर योर असाइनमेंट्स। आई थिंक यू शुड, असाइनमेंट का मतलब है इसको आप लिखें घर में, इसको आप पढ़ें, जो चीज ना समझ में आए इसको जरूर पूछे, मतलब जो चीज ना समझ में आए। मैं आपको ये पढ़ा चुका हूँ लॉ ऑफ द गट, लिखे कि जो मैंने इतनी देर तक पढ़ाया और पहली क्लास से पढ़ा रहा हूँ, इसमें लॉ ऑफ गट क्या है ना, इसमें लॉ ऑफ गट क्या है ना, लॉ ऑफ द गट, है ना। एंड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जो फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन है, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समटाइम्स एक क्वेश्चन ही आ जाता है, व्हाई मोटिलिटी फ्रॉम द ओरल टू एबोरल डायरेक्शन, क्या आता है, व्हाई मोटिलिटी फ्रॉम द ओरल टू एबोरल। जो आज एक फैंसी टर्म मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया, आज एक फैंसी टर्म मैंने आपको इंट्रोड्यूस, शॉर्ट नोट, इट इज अ शॉर्ट नोट। Sometimes you are asked a short note on migrating motor complex, you are asked a short note on the law of the gut, और ये हम पढ़ा चुके हैं। अब आपको बस ये आंसर खुद ढूंढना है खुद से, कि हमने इतनी देर तक आपको लेक्चर दिया, इसमें लॉ ऑफ गट कौन सा था, है ना, क्योंकि हमने कहीं पे वर्ड नहीं यूज किया लॉ ऑफ द गट, पहले यूज किया था, अगर आपको ध्यान हो। बस आप इसको आंसर आपको खोजना है ना। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो मैं देखिए सिंपल लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, बिकॉज फिजियोलॉजी इन इटसेल्फ इज अ सिंपल ब्रांच, तो दैट इज आई एम नॉट यूजिंग वेरी फैंसी टर्म्स और फैंसी स्लाइड्स, क्योंकि फिजियोलॉजी में एवरीथिंग इज सिंपल, तो इसको हमें सिंपल रखना है, डिफिकल्ट नहीं बनाना है ना। तो थैंक यू फॉर योर पेशेंट लिसनिंग, एंड आई एम सॉरी आई हैव टेकन योर 5, 6, 7, 8 मिनट्स मोर। सो आई एम अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क। थैंक यू।